मैं वो इंसान हूँ जिसने इस देश में डेली सोप की आग लगाई। भारत का पहला डेली सोप ऑन प्राइम टाइम जो था वो मेरा शो था कॉल्ड एक महल हो सपनों। आंखें और वक्त हमने बनाई 62 डेज। नमस्ते लंदन 32 दिनों में। सिंग इज किंग 64-65 डेज में। मेरी सबसे लंबी वो थी हॉलीडे। केरला स्टोरी की वो तो बहुत ही अलग है सर। डर का माहौल तो था बट हम लोगों ने सबने तय की थी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं। देन आई वेंट होम। मैंने शेफाली से कहा कि देखो ऐसी एक फिल्म आई है और मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि ये फिल्म करने के बाद लाइफ इतनी फ्री और नॉर्मल ना रहे। एंड शी सेड अगर इस देश की लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं भी चाहती हूँ कि ये फिल्म तुम जरूर करो। शेफाली मैम को अपनी आप फिल्मों में लेते हैं? मैं जितनी ऑफर करता हूँ उसमें मैक्सिमम तो रिजेक्ट कर देती हैं। और आपकी लव मैरिज है सर? जी जी। पर आप प्रपोज किसने किया था, मैम ने कि आपने? सेट ऐसे किया ना कि वो ना करने का चांस ही खत्म हो। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है एक लेजेंडरी प्रोड्यूसर जिनकी फिल्मोग्राफी जब आप सुनते हैं या जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार एक अलग टाइप की फिल्में इन्होंने बनाई हैं और हमेशा बहुत फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनाई हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अमेजिंग फिल्म्स। तो वेलकम सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मैंने मच। सर को लिफ्ट में ही घेर लिया था दोस्तों, क्योंकि एक ही बिल्डिंग है और मैंने बातें करते सर पॉडकास्ट करना है। हाँ क्यों नहीं, तो मैंने उसी वक्त हाँ ले ली। और सर आज फाइनली आप पछता तो नहीं रहे कि मैं लिफ्ट में क्यों था? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है आपके बारे में। मेरे मित्र हैं परेश गणात्रा। एक दिन वो रात को हम लोग कहीं मिलने वाले थे, वो मिले। उन्होंने कहा यार आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। मैं क्या हुआ? उसने कहा यार वो भारती है ना, वो आज उनकी पहली ऑडी कार लेके आई थी। उन्होंने आज ही गाड़ी ली है और क्या खुशी थी। और विपुल इतना अमेजिंग था। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं ऐसी कोई भी कहानी सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ा इमोशनली आई गेट ओवरवेल्म्ड टू नो कि इतनी खूबसूरत जर्नी आपकी रही। एंड ये हम सब वो लोग हैं जो हम कोई थिएटर से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो उस जर्नी की मुझे एक बहुत रिस्पेक्ट भी है और बहुत खुशी भी है। ये कितनी पुरानी बात है। थैंक यू परेश भाई कि आपने याद रखा। सर मैं ना बचपन से ही किराए के घरों में रही हूँ, गलियों में किराए के घर। और कभी कभी तो ऐसा घर जिसमें किचन और बाथरूम एक ही कमरे के अंदर होता है ना, पर्दा लगाया होता है बाथरूम का। और मैं वैसे घरों में रही हूँ। और बॉम्बे में आके जब मैंने पहली ऑडी ली ना, तो सच में परेश भाई जानते हैं कि मैं कितनी खुश थी। मैं बड़ी खुश थी सर। मैं मतलब अब तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए मतलब मैं मुझे लगता है कि ये ऑडी वोडी अहमियत नहीं रखती। आपका अच्छा काम, मैं अच्छे काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और जब मैं टीवी पे अच्छा काम करके आती हूँ ना, मुझे ऐसे नींद आती है सर। और जिस दिन मेरा गड़बड़ हुआ ना, मैं बेचैन ही रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती अच्छे से। बट वही रीज़न है कि अब ऑडी के मायने खत्म हो गए ना, क्योंकि अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पहले ऑडी के लिए काम कर रही थी, मैं अपने लिए कर रही हूँ। और मुझे एक लाइन परेश की उस वक्त इतनी प्यारी लाइन उसने बोली थी। उसने बोले कि उसने मुझे कहा कि विपुल जो मिठाई खाई ना हमने उस गाड़ी की खुशी में, उससे ज्यादा मीठी मिठाई नहीं थी। तो बहुत ही अमेजिंग। और बहुत साल हो गए इस बात को, फिर भी मुझे वो एकदम याद है क्योंकि वो इतना अच्छा वाकया था। सो इट्स बीन फैंटास्टिक। तो जब इन्होंने मुझे लिफ्ट में पूछा तो मैं कहा बिल्कुल आऊंगा, बिकॉज इट विल बी माय प्लेजर एंड इट विल बी माय ऑनर टू कम ऑन योर शो। नहीं सर, मुझे ना सर ये बात थोड़ी बिंदासीपन ना मेरे पति ने सिखाया है। और मैं मान गई गुजरातियों को, मैं सच में कह रही हूँ सर, मैं मान गई। आप लोग वेले ही नहीं बैठते, आप लोग ऐसे वेले हो, लेकिन इधर ना चल ही रहा होता। और इसका भी, और मैं पंजाबी हूँ, हम लोग ना मजदूर होते हैं, उठवा लो कहाँ रखना यहाँ। तो गुजराती होते हैं कि उठवाना कैसे है, हमें ये देखना है ना। तो ये वाला इसने मुझे कहा तेरे को जो पसंद है, जो एक्टर प्रोड्यूसर पसंद है, तू उसको बता सकती है, पूछ सकती है। इसीलिए मैंने आपको देख के हिम्मत की और मैंने पहली बार सर को बोला कि सर कर सकते हैं। सर आपने आंखें बनाई है, आपने नमस्ते लंदन बनाई है, लंदन ड्रीम्स बनाई है आपने। मतलब अभी मैं फिल्मोग्राफी ऐसे निकाला था, मैंने कहा सर वक्त क्या फिल्में बनाई है। थैंक यू सो मच। मतलब सर आंखें तो आज भी हम देखते हैं, और जब भी वो फिल्म आती है ना, हम देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट होता है, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट था। और उस कॉन्सेप्ट को फिल्म में 2.5-3 घंटा चलाना। थैंक यू। माय गॉड सर 1 2 3 कदम पे ये पड़ा होगा, 1 2 3 कदम के ये काउंटर। उफ उफ। वो मैं और जो मेरे
दूसरे दोस्त आतिश कपाड़िया, ओह माय गॉड, वो मेरे इस फिल्म के लेखक भी थे। वाह, और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये था कि मैं अमित जी के शूटिंग के बाहर गेट क्रैश करके खड़ा था कि मुझे अमित जी को ये फिल्म सुनानी थी। तो अमित जी आए और मैं वैन के बाहर खड़ा था। अमित जी से मेरी एक मुलाकात उससे 6 महीने पहले कहीं हुई थी। तो मुझे लगा मैं मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि सर हम वहाँ मिले थे वगैरह वगैरह। और अमित जी आए, उन्होंने मुझे देखा कि अरे विपुल यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं पहले ना 10 सेकंड स्पीचलेस हो गया, क्योंकि आपने एक पूरा मोनोलॉग बनाया है इंट्रोडक्शन का, वो कट गया क्योंकि ये तो आपको पहचान गए। कट टू बात। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सर मैं आपको एक फिल्म सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे सुनाओगे, कितना वक्त चाहिए। तो मैं कहा 15 मिनट में सुना सकता हूँ, 45 मिनट में सुना सकता हूँ, या 3.5 घंटे का फुल नरेशन दे सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा अच्छा पूछो शॉर्ट को कितनी देर है। वहाँ से जवाब आया 45 मिनट। उन्होंने कहा चलो 15 मिनट वाला सुनाओ वर्जन। हम अंदर बैठे, मैंने 15 मिनट में आंखें की कहानी सुनाई। और अमित जी ने कहा कि मैं ये फिल्म करूँगा, रात को काम करते हो। मैं कहा हाँ सर, दिन रात सब, कोई इशू ही नहीं है। तो कहा 3 दिन बाद आप जलसा पे आइए और 3.5 घंटे वाला नरेशन करेंगे। और मैं बाहर आया, मैंने आतिश को फ़ोन किया, मैं कहा बेटा बैग पैक कर, खंडाला जाना है, क्योंकि हमने एक लफ्ज़ भी लिखा नहीं था। बात कर रहे हो सर? और अब अमित जी को कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा मौका मिल रहा है तो हाँ बोल दिया। और मैं और आतिश गए खंडाला। हमने 3 दिन में लिटरली वो पूरा स्क्रिप्ट लिखा, आए अमित जी को सुनाया, रात भर चला नरेशन। और सुबह 5 बजे अमित जी ने जिस अंदाज में हमें कहा, वो हमारे लिए आज तक वो हमारे लिए एक बड़ा हाई पॉइंट है। उन्होंने कहा कि विपुल यू कैन अनाउंस दैट आई एम डूइंग दिस फिल्म। वाओ मैन। तो आप अभी भी देखिए, अभी रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर हम बाहर आए, रास्ते पे मैं और आतिश बड़े नाचे वाचे, रात सुबह 5 बजे। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारी पूरे देश के जितने भी फिल्म मेकर हैं उनका मुझे लगता है एक ड्रीम होता है कि कभी जिंदगी में अमित जी के साथ थोड़ा सा भी काम करने का मौका मिले। और यहाँ तो पहली बार अमित जी एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाले थे, हमारी पहली फिल्म थी। तो इससे बड़ा मिरेकल तो कोई हो नहीं सकता था हमारे लिए। तो हम तो रास्ते पे खड़े रह के नाचे। उनके सिक्योरिटी वाले देख रहे थे कि ये कौन 2 लोग हैं, अभी रात भर अंदर क्या करके आए हैं, अभी नाच रहे हैं। रात भर बच्चे घड़ी तो नहीं लेके आते, लूट ली, नाच रहे। तो बड़ा अमेजिंग था वो। बट या आई मीन इट वाज अ फैंटास्टिक। बट अगेन आतिश और मैंने जितना भी काम किया टीवी में या थिएटर में या फिल्मों में, वो बहुत जबरदस्त कामयाब रहा। मैं एक बार आतिश कपाड़िया जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दे दूं। खिचड़ी और जो भी गुजराती कॉमेडी आपने कमाल की देखी होगी ना, वो सर ने लिखी होगी। साराभाई वर्सेस साराभाई, बहू भी कुछ, बहू और बेबी, और बहुत जबरदस्त। वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इंडिया। यस, मतलब उनसे बेटर मैंने कॉमेडी में, फिक्शन में इतना फनी मैंने किसी को नहीं देखा। बिल्कुल, ही इज वेरी वेरी गुड एंड ही इज पर्सनली आल्सो वेरी फनी। यस। पर उनकी शक्ल आप देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि डॉक्टर लगते हैं। हाँ, ऐसा ना हार्ट स्पेशलिस्ट है कि अब नहीं बचा पाएंगे। शक्ल पूरी बड़ी सीरियस वाली है। बट ही इज अ वेरी फनी गाय, बहुत जबरदस्त ह्यूमर है। अमेजिंग सर। तो सर उसके बाद वो फिल्म आपने कितने दिनों में मैं जनरली बहुत फास्ट शूट करता हूँ। मेरी कोई भी फिल्म 60-62 डेज से ऊपर नहीं जाती। अच्छा। हाँ, और जैसे मैंने आंखें और वक्त हमने बनाई 62 डेज के आसपास। नमस्ते लंदन मैंने बनाई 32 दिनों में। और सिंग इज किंग अनीस भाई और हमने मिलके बनाई, वो बनाई कुछ 64-65 डेज में। मेरी सबसे लंबी जो फिल्म शूटिंग वाइज चली वो थी हॉलीडे। वो थी करीब 70 डेज। अरे बाप रे। मैं जो फिल्में खुद डायरेक्ट करता हूँ, जैसे लंदन ड्रीम्स थी, वो हमने बनाई 54 डेज में। तो मैं उस लिहाज से काफी, बिकॉज मैं होमवर्क में बहुत बिलीव करता हूँ। अच्छा। और दूसरा मैं ये है कि मैं सीन पूरा तैयार होता है लेकिन मैं ब्रेक डाउन नहीं करता किसी, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स ब्रेक डाउन बना के जाते हैं।
मैं जाता हूँ सेट पे और उस दिन क्या एनर्जी है आर्टिस्टों की, मेरी, हमारे सारे टेक्नीशियंस की, उस एनर्जी पे मैं बहुत थ्राइव करता हूँ और उसमें से मेरा सीन निकलता है। क्या बात है यार। तो मैं कभी भी, मेरे किसी एडी को पता नहीं होता कि अगला शॉट क्या होगा। मैं बस करते जाता हूँ और सीन मुझे वैसे ही मिलता है। मुझे कभी नहीं पता होता कि आज मैं जो जा रहा हूँ और जो शूट करने वाला हूँ वो क्या होगा, वो मुझे पता नहीं होता। बट अपना अपना तरीका ही है ना। नहीं, जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना हम क्या बात करेंगे। हाँ। एक फ्लो है, करेक्ट ये कहीं भी जा सकता है। हाँ। तो वो वाली एनर्जी, मुझे ये पता होता है कि इस सीन की स्क्रिप्ट में ये जगह है, इसे ये इमोशनली ये अचीव करना है, ड्रामा वाइज यहाँ पहुंचना है, ये सब पता होता है। ये डायलॉग ऐसे बोलेगा। नहीं, वो मुझे आता भी नहीं है। सो ऑनेस्टली अगर मैं करने जाऊंगा तो बहुत बुरा होगा। लेकिन आप मुझसे मेरी किसी भी स्क्रिप्ट को शूटिंग के पहले दिन अगर आप बिठा के पूछें तो मैं पूरी स्क्रिप्ट टू एवरी सिंगल डायलॉग मैं आपको ऐसे ही बोल के सुना दूंगा, बाय हार्ट, पूरी स्क्रिप्ट। वाह, तभी मैं शूटिंग पे जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तब उससे पहले मैं जाता नहीं शूटिंग पे। वाह यार, क्या बात है सर। सिंग इज किंग और ये सारी फिल्में जब हम देखते हैं कॉमेडी, सिंग इज किंग का आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरी जिंदगी में ना, शायद देखो डे वन से मेरे को इंडस्ट्री में काम करना था, राइटिंग करनी थी या गाने लिखने थे या कविताएं लिखनी थी, वो मैं क्लियर नहीं था। लेकिन ना रघुलीला मॉल है चांदीवली में, जी जी जी, मैं ना कॉलेज बंक करके, उस मॉल में हम लोग बंक करके बैठे हुए थे, सिंग इज किंग की शूटिंग हुई वहां पर। और मैंने ना वहां पर पहली बार अपनी जिंदगी में एक सुपरस्टार को देखा। अक्षय कुमार जब आए ना, वो पूरा मॉल भर गया था। मॉल भर गया था और पूरे मॉल ने ऐसा चिल्लाया और अक्षय कुमार ने ऐसा किया। मैं बताऊं, मेरे दिल में ना ऐसा दुखा, मतलब मेरे को चाहिए, पता नहीं कैसे। आप मानोगे नहीं, मैं उस दिन के बाद आज तक कॉलेज नहीं गया। वो दिन था, उस दिन के बाद मैं सिर्फ उधर था और फोन पे अनीस सर बात करते थे। अक्षय ने आपको इंस्पायर किया कि पढ़ाई छोड़ दो, हीरो बनो। कसम से बता रहा हूँ। और मैं उसके बाद से मैंने सिर्फ देखे ये कोई एडी जाता था, कोई भी जाता था, मैं बात करता था। ऑब्वियसली आई वाज इन 11th kid, तो बहुत बच्चा था, तो कोई एंटरटेन नहीं करता था। लेकिन वहां से उसके बाद एक हफ्ते बाद वहां पे एक परवाने स्टूडियो था, मैं वहां चला जाता था। फिर कोई फिल्म सिटी चला जाता, मैं जगह जगह जाता था। मैं बोलता था सर मुझे असिस्टेंट रख लो, सर मुझे ये कर लो। वहां से किसी ने बोला क्या करते हो, और वहां से इट स्टार्टेड। सो ये ना फिल्म बहुत स्पेशल है। मैं जब भी सिंग इज किंग का सुनता हूँ और मैं वो जो सीन सुनता हूँ ना, वो जब मुझे पता है कि वहां पे रणवीर शोरी, कटरीना कैफ एक मॉल में आते, वो बताता है कि हमें पूरा इंडियन सामान मिलता है यहाँ पर, और वो सीन था, तो दैट चेंज्ड माय लाइफ यार, सीरियसली। और मैंने किसी को नहीं बताया, ये कभी पॉडकास्ट में भी नहीं आया। मुझे भी नहीं पता कि अक्षय जी आपने हर्ष की पढ़ाई छुड़वा दी। हाँ, नहीं बताया। अच्छा, वो खुद भी बहुत अच्छे स्टूडेंट तो नहीं। आई थिंक दैट्स द वाइब दैट ही गिव्स कि पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं है, बट नाउ ही प्रमोट्स एजुकेशन अ लॉट। बहुत सिंसियरली वो बिलीव करते हैं कि पढ़ना चाहिए। सर आपने लेजेंडरी फिल्म्स दी है, वाई डोंट वी सी यू? और मतलब आप समझ रहे हो ना एक बात के, एक क्या होता है ना आजकल, एक फिल्म दो फिल्म होती है ना, तो सब जगह होता है, अरे ये वो डायरेक्टर है, ये वो प्रोड्यूसर है। वी नेवर सी यू एनीवेयर। इनफैक्ट आतिश सर भी नहीं, आपका पूरा ग्रुप ही नहीं दिखता है कहीं, जस्ट काम करते हैं एंड फिर मैंने कभी आपको कहीं पार्टियों में निकलते भी नहीं देखा, डगमगाते हुए। मैं अवार्ड में भी नहीं देखा सर। नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। मैं वहीं जाता हूँ जहाँ दिल का रिश्ता हो। मैं उसके अलावा, अभी जैसे देखिए आशुतोष गोवारिकर के बेटे की शादी थी, तो मैं दुनिया का कोई भी काम छोड़ के जाऊंगा, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। बट जो कुछ पार्टियां या अवार्ड फंक्शंस होते हैं वो मुझे एक्साइट नहीं करते। और दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि फिल्म मेकर जो होता है, या अपने आप को जिसको फिल्म मेकिंग में जुड़ना है, उसकी जिंदगी में आइसोलेशन इज अ नेसेसिटी, कंपल्शन। अगर आप आइसोलेटेड नहीं हो और आप अपने क्राफ्ट के लिए एवरी डे कुछ सीख नहीं रहे हो, तो आप अच्छी फिल्म नहीं बना पाओगे। आप देखिए, आप हॉलीवुड के भी जितने भी बड़े मेकर्स हैं या वर्ल्ड सिनेमा के जितने बड़े मेकर्स हैं, आप उनके बारे में पीआर में बहुत कम पढ़ोगे। पीआर एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो आपकी फिल्म को, आपकी कहानी को लोगों के साथ जोड़ते हैं। दे आर द मीडियम, राइट, टू टेल योर स्टोरी टू द ऑडियंस।
तो वो एक करेक्ट कम्युनिकेशन है। एक्टर को पब्लिक लाइफ में होना चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए, लेकिन फिल्म मेकर को मुझे लगता है, एटलीस्ट फॉर मी व्हाट हैज वर्कड इज कि मैं जितना ज़्यादा आइसोलेटेड रहता हूँ उतना ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है। और मेरे अपने दोस्त यार हैं, हम अभी हमारी मैच भी था, हाँ तो वो सब आप अपने दोस्त को सब हम साथ में थे और हमने बड़े चीखम चिल्ला के एंजॉय भी किया। मतलब सब गुजराती जलेबी फाफड़ा भी खाया और अरे वाह, सब टोटल फुल ऑन कल तो फुल ऑन। सेम बिल्डिंग है सर हमारी भी। हाँ नेक्स्ट टाइम प्लीज बुला लीजिए। जरूर डन। हमको तो पता क्या है, मैं तो जिस दिन से हमारी बिल्डिंग में आया ना, आपके घर की बातें सुन रहा हूँ बस। अरे घर है हमारी बिल्डिंग में। और सर जो आप मेरे सबसे को कमाल है। सच में आज वो जो बिल्डिंग ना, ये जो बन रही थी ना, तो इधर ना हमारे बिल्डिंग के बाहर ही ओरिटल होटल है। वहां पर लाफ्टर चैलेंज का ना रिहर्सल चलता था, मैं कपिल भाई सब, तो बिल्डिंग बन रही थी। तो कपिल भाई मुझे बोलते थे कि भारती, मतलब पंजाबी में बोला, कहते इत्थे ना सारे अमीर रहणगे। तो मैं क्या, हाय भाजी आप तो सोच भी नहीं सकते ना। मैंने ये बात बोली थी, कहते नहीं असी सोचांगे ते असी भी लवांगे। तो मैंने उनको बोला था, मैं क्या मैं जरूर लूंगी इस बिल्डिंग में घर, और सच में मैंने ले लिया। मेरे को इतना होता है ना कि मतलब ये बनती देखी थी भाई मैंने। आप लोगों की जो पूरी टीम है वो मुझे लगता है कि जो काम किया है वो लेजेंडरी काम है। अरे सर थैंक यू। कपिल, सुनील, अभिषेक, कृष्णा, कीकू, भारती, बहुत अमेजिंग का, और बहुत लंबे वक्त तक ह्यूमर को कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वीक ऑन वीक, ईयर आफ्टर ईयर। अब तो कितने 13-14 साल हो, नहीं मैं 17 साल हो गए सर। 17 साल हो गए। तो आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जो आप सबने अचीव किया है। और सबने अपना अपना एक, वाइल सब साथ में मिलके करते हैं या कभी किसी ने अलग भी शो किया होगा, लेकिन सबने अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बनाई। सच में मैंने भी ये बहुत बड़ी बात है। और ये हुआ है 7-8 में ना, 2007-8 में पता नहीं ट्रक भर के आए हैं हम लोग कहीं से, मतलब ऐसा लगा सब एक साथ ही आए हैं। और पहले मैंने जब कॉमेडी टीवी में या कहीं में देखी थी तो वो कॉमेडी नॉर्मल कॉमेडी, बट वो पंजाबियों वाली थोड़ी अलग कॉमेडी होती सर, है ना। वो सबने ही वो की ना और थोड़ा अलग किया तो वो लोगों को मजा आया। लेकिन सर आपके मुंह से तारीफ सुनना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक सी, हम लोग कभी कभी क्या है कि मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मिल जाए तो आपको बताना चाहिए ना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और मैं, मतलब मेरा ऑलमोस्ट रोज रात का टाइम पास होता है, मैं शॉर्ट क्लिप्स देखते रहता हूँ, हंसना चाहिए। अच्छा, आप भी वो वाले हो हमारे जैसे? बिल्कुल, मैं आप सबसे ज्यादा मैं कपिल और इन लोगों के ही क्लिप्स देखता हूँ। मुझे क्योंकि सी अल्टीमेटली आपको थोड़ा दिमाग को हल्का करना है, थोड़ा एंटरटेन होना है। करेक्ट। एंड द टीम इज, everybody is so good. They are all, I mean, according to me, you all are legends in your own right. और मॉडर्न डे ह्यूमर में सी हमारे यहाँ जॉनी भाई थे जिन्होंने ये शुरुआत की, फिर राजू श्रीवास्तव जी थे, और अब इतना लंबा दौर तो मुझे नहीं लगता कि जॉनी भाई के अलावा किसी का भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो ग्रेट अचीवमेंट सर। आपकी हर फिल्म अलग है, उसके बाद जो अभी आपने केरला स्टोरी की वो तो बहुत ही अलग है सर। और हमने अदा भी आई थी, उससे भी बात की, क्या एक्सपीरियंस रहा उसका भी सर? क्योंकि सर एक एक्टर के दिमाग में ना वो होता है कि यार मैं कहानी का पार्ट हूँ, लेकिन आप पूरा कैप्टन ऑफ द शिप थे। कैसे वो चीज को आपने हैंडल किया और कैसे आपने, बिकॉज हम तो जब सुन रहे थे बहन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अदा बोलती अगले मेरे को 2-3 दिन बाद फोन आया, हिट हो गया, ये अवार्ड मिल रहा है, वो हो रहा है। कहती हम लोग सब खुश हो गए, पहले सब डरे हुए थे। ऐसा था सर माहौल? ऐसा थोड़ा डर का माहौल तो था, बट एक चीज हम लोगों ने सबने तय की थी कि हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेंगे। ये एक डिसीजन हमारा हो चुका था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो एक इमेज कहीं पब्लिश हो कि आप पुलिस के घेरे में चल रहे हो, उसका एक बहुत नेगेटिव मैसेजिंग होगा कि भारत देश में रह के अगर आप एक सच्ची कहानी बता रहे हो, ट्रू स्टोरी बता रहे हो, और अगर आप खुल के नहीं घूम सकते तो फिर मतलब हमारे देश को हम सुपर पावर की तरह देखते हैं। तो मुझे लगा कि वो एक बहुत ही गलत मैसेज होगा। और हमारी पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त हिम्मत दिखाई, सब उस डिसीजन में खड़े रहे, और बम्बई पुलिस ने हमें
इतना प्रोटेक्ट किया, मतलब हमारे बिल्डिंग के नीचे वो गाड़ी आके खड़ी रह जाती थी कि अगर हम बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ नहीं, हमें नहीं चाहिए, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, हम यहाँ कोने में खड़े रहेंगे, आपके साथ कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो बम्बई पुलिस का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन आई थिंक कि वो उस फिल्म को बनाने का जो जज्बा था, उसका ये एक बहुत अहम हिस्सा था कि आप डरेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात, सही कहा आप सही कहा। आप हो सकता है मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उस मुश्किलों के सामने खड़े रहेंगे। ये एक टीम की अगर तैयारी ना हो तो ये फिल्म नहीं बन सकती। तो हुआ ये था कि जब पहली बार मेरे पास सुदीप्तो दादा आए थे 2 पेज में एक कहानी लिख के, और मैंने सुनी, तो मैंने कहा कि ये आप सच बोल रहे हैं, ऐसा एक्चुअली होता है? मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा मैं आपको बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ हैं, सब दिखा देता हूँ जो इससे गुजरी हैं। तो मैंने कहा सब मुझे मटेरियल दीजिए और मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए। एंड देन आई वेंट होम। मैंने शेफाली से कहा कि देखो ऐसी एक फिल्म आई है और मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि ये फिल्म करने के बाद हो सकता है कि ज़िंदगी बदल जाए, मतलब आपके ऊपर कुछ थ्रेट्स भी आ सकते हैं, कोई लाइफ इतनी फ्री और नॉर्मल ना रहे। एंड शी सेड अगर इस देश की लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं भी चाहती हूँ कि ये फिल्म तुम ज़रूर बनाओ। सो नेक्स्ट डे आई मेट दादा एंड आई सेड दादा करते हैं, लेकिन एक ही तरीका है इसको बनाने का, हम बिल्कुल बोल्ड और बिल्कुल ट्रूथफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे, कोई पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करेंगे, कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेंगे, हम कोई वो काम नहीं करेंगे जो अक्सर फिल्म मेकरों से उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट बना देंगे। मैं कहा ये फिल्म पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बनेगी, तो आपको भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो तो तैयार थे ही, फिर हम लोग लग पड़े एंड होता है, रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ वो सिनेमा सी ऐसी फिल्म को हम तारीफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतना दर्द छुपा हुआ है ना, कि उस दर्द की हम तारीफ करें तो कैसे करें, ये वो बात है। बट बहुत ब्रेव अटेम्प्ट है सर, और ये मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर आप उन लड़कियों से मिल लेंगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि ये सारी लड़कियाँ एक आर्षा विद्या समाजम करके एक आश्रम है, वहाँ रहती हैं, 100 से ज़्यादा, केरला, 100 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। और ये वो लड़कियां हैं जो अब घर भी नहीं जा सकती, उनके माँ बाप की लाइफ पे भी थ्रेट है, तो वो यहाँ रहती हैं। अगर आप उनको मिल लेंगे ना, तो आपके सारा डर, सारा खौफ 1 सेकंड में हवा हो जाएगा। आपको भी अंदर से कुछ आवाज़ आएगी कि इन लड़कियों के लिए ये फिल्म बनानी ही चाहिए, इनकी कहानी, इनका दुख लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम मिले उन लड़कियों से, हम उन्हें बम्बई भी ले आए थे। 26 लड़कियों को हम यहाँ ले आए, हमने रंग शारदा में एक प्रेस के साथ मिलवाया, क्योंकि वो हम पे एक बार बार इल्ज़ाम लग रहा था ना कि हाँ कि नकली है, हाँ। 3 से ऊपर नहीं है, ये क्या 32,000 कहाँ से आ गया, क्या हो गया। तो हम ले आए उनको 26 लड़कियों को, और फिर हमने एक YouTube पे एक वीडियो डाला, 17 मिनट का वीडियो है, जिसमें हमने वो 32,000 का आंकड़ा कैसे आया वो एक एक आंकड़ा गिनवाया है। लेकिन वो वीडियो न्यूज़ चैनल डिबेट्स में चला नहीं। ओ, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं, क्योंकि मसाला नहीं था ना। आप किसी की एक झूठे एक्यूजेशन को बस्ट कर रहे हैं, तो वो मसालेदार नहीं था, तो वो किसी ने चलाया नहीं, तो वो वीडियो खो गया। क्योंकि 17 मिनट का वीडियो लोग अक्सर करेक्ट पर आज भी वो वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, उनको देखना चाहिए। तो अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल है। तो 32,000 का आंकड़ा भी हमने विथ नेम्स एवरीथिंग हमने उसमें बताया सर। हाँ। और हमारे से केरला वाले लोग नाराज थे कि ये आपने आंकड़ा कम क्यों बताया, यहाँ का हमारे हिसाब से आंकड़ा 1 लाख के ऊपर है। ओह माय गॉड। तो वो हमसे अलग नाराज थे, यहाँ हमारा अलग क्रिटिसिज्म हो रहा था। बट ऑफ कोर्स केरला के लोगों में बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत खुश हुआ कि हमने ये फिल्म बनाई। क्या बात है। बट आपकी वाइफ की भी बड़ी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार। अरे वो बहुत ज्यादा ही हिम्मत वाली है। और मैं ऑडियंस को एक बात बता दूं, शेफाली मैम हम बहुत कमाल की एक्टर हैं, और आपकी फिल्मों में हमने मेरी बहुत मम्मी देखा उनकी हुआ है बड़ी फैन है। जी टीवी में उनका सीरियल आता था हसरतें, हाँ मैं सही बोला सर? बिल्कुल। है ना, उसमें उनकी बेटी का नाम था रूसा,
तो वो रुस्सा की मम्मी थी। हाँ। मेरी मम्मी को, अब मेरी मम्मी ने बिल्डिंग में सैर करते हुए कभी आते होंगे देख, हाँ। मम्मी कहती वो रूसा की मम्मी, मैं मेरे को याद ना वे रूसा की मम्मी को, वो हसरते वाली लड़की। मैं क्या कौन, अरे वो उसके ऐसा पति। अब मैं क्या अच्छा, अरे मैं क्या मम्मी वो किसी और की वाइफ है अभी। उनको लगा, हमारी मम्मियों को लगता है वही पति होगा इसका सीरियल वाला ही। वाह सर, तो आप जब भी कोई फिल्म या कुछ करते हो तो मैम को बताते हो? हाँ, बताना ही चाहिए, ज़रूरी भी होता है। मेरी स्क्रिप्ट भी सबसे पहले मैं उन्हीं को पढ़ने देता हूँ। एक बहुत ही ऑनेस्ट और ब्रूटल फीडबैक भी आता है कि अक्सर तो धुलाई कर देती है उस स्क्रिप्ट की, लेकिन मुझे लगता है कि एक ज़रूरी हिस्सा है, आपको उनको इन्वॉल्व रखना चाहिए। और वो क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है उनके। उन्होंने भी थिएटर किया हुआ है? हाँ, थिएटर वाले सारे ऐसे होते हैं, उनको पता है कि अपना गमछा अपना बाल्टी बैक स्टेज कहाँ रखनी है। क्योंकि मैंने भी 9 साल थिएटर किया है सर। मैंने ना बड़ी ये चीज़ें सीखी कि आप अपनी प्रॉपर्टी खुद रखते हो, आपकी एंट्री एग्जिट पे आपको खुद करना है, मेकअप खुद करना, बाल खुद, अपने कपड़े खुद आपके, ये चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने थिएटर पंजाब में किया था और मैंने सब ये चीज़ें की। मैंने जहाँ आई मुझे पूरी वैन मिल गई। मैं यहाँ भाड़े पे रहती थी 1 रूम किचन पे, और मुझे वैन इतनी बड़ी मिली जिसमें 2 बाथरूम थे। तो आधा थोड़ा ये मुंबई वाले भी थोड़े हमको चढ़ा देते हैं ना, बड़ा लेविशपन दिखा देते कि ऑर्डर, मैम आप क्या खाएंगी? तो मुझे ऐसा हुआ कि मेरे से पूछ रहा, जिसको ये भी नहीं पता था कि रात को खाने में क्या होगा, मैम आप क्या खाएंगी, 4 चीज़ों की लिस्ट दे रहे हैं। लेकिन ये तो अभी, ये तो हमारी यार। इंडस्ट्री का ये फायदा है, ये पर्क्स कह सकते हैं हम, कि एक्टर्स को एकदम हाथों पे रखते हैं कि भाई जो खाना है खाओ, जो जहाँ बैठना है पूरे बैठो। यूनिट को ही रखना चाहिए, पर थोड़ा सा हम आर्टिस्ट को करते हैं ना थोड़ा ज़्यादा झुकाव होता है, इमोशन भी होता है ना एक्टरों के लिए, वो अलग होता है। आप सर जब शूट करते तो कैसे डायरेक्टर होते, गुस्से वाले के मस्ती मजाक ऐसा? नहीं, मैं बिल्कुल चिल्ड आउट हूँ। मुझे गुस्सा बहुत कम आता, जब आता है तो फिर भाग जाओ, फिर वो वाला होता है, पर वो मतलब 5 साल में एक बार वाला। अच्छा वैसा। ओ, मैं बहुत चिल्ड आउट हूँ। वाह, फिर तो सही है। मतलब अच्छा सर, एक बात बताइए मेरे को, एक बात समझनी है कि आज के जो हम क्रिएटिव्स हैं या जो क्रिएटर्स हैं ना, हम लोगों में ना 3 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना ना एक चीज पे बैठने की कैपेसिटी नहीं बची। ये बहुत लोग रिलेट करेंगे जो न्यू एज राइटर्स हैं, और ये बहुत गलत बात है। एक टाइम पर जैसे आप कहते थे कि यार हमें एक एक चीज बैठता हूँ, 6 महीना, 7 महीना, साल भर बैठे फिल्म लिखी, साल भर तक आज तक ना क्या होता है ना, 6 महीने बाद आप, क्योंकि आप इतना कंटेंट कंज्यूम भी कर रहे हो, तो आप ही का दिमाग बदल जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये अब सही नहीं है, अब मैं इसको ये करता हूँ। इन अ वे यू आर राइट ऑल्सो, इन अ वे यू आर रॉन्ग ऑल्सो। हाउ डू यू हैंडल दैट? नहीं, मुझे ये लगता है कि जब तक आपके दिल से आवाज़ ना आए कि ये स्क्रिप्ट अब बन गया, तो मैं उसको कैलेंडर से जोड़ता नहीं हूँ। हो सकता है 3 साल भी लगे, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, वो उसका कोई कायदा, कोई नियम नहीं है। पर अगर आपके अंदर वो 3 साल अगर लगेगा, तो वो 3 साल उसके साथ जुड़े रहने की अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है, तो फिर आपके लिए राइटिंग शायद करेक्ट प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि राइटर्स रूम इज ऑल्सो अ वेरी आइसोलेटेड वर्ल्ड। राइटर को भी बहुत अकेले जिंदगी जीनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते और आप उस स्क्रिप्ट से उतना प्यार नहीं कर सकते 3 साल 4 साल जो लगे वो, करेक्ट, तो फिर आपको वो फील्ड में कुछ और करना चाहिए। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि स्क्रिप्ट पे कोई कैलेंडर डेट नहीं रखना चाहिए। आप शुरू करिए, जहाँ अपने आप जाएगा, जहाँ बनेगा, और एक दिन आएगा जब आप लगे रहेंगे, तो जब आपको लगेगा कि अब ये बन गई, मेरा बेस्ट इसमें आ गया, अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये अब फिल्म बननी चाहिए, बस तब तक आपको लगे रहना है। वाह बात है सर। आपने शिफाली मैम को अपनी आप फिल्मों में लेते हैं? मैं जितनी ऑफर करता हूँ उसमें मैक्सिमम तो रिजेक्ट कर देती हैं। अच्छा, ऐसा भी? हाँ, बहुत ज़्यादा। पर अभी मैंने और शिफाली ने एक फिल्म बनाई है, उसका नाम है हिसाब। अच्छा, हाँ, वो एक अगेन आंखें मेरी पहली फिल्म एक बैंक रॉबरी थी। ये एक बिल्कुल यूनिक आइडिया है बैंक रॉबरी का, और इसमें शिफाली के साथ जयदीप अहलावत हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, सृष्टि है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार फिल्म है, कॉमिक थ्रिलर है। अच्छा, कॉमेडी है? यूं कॉमिक थ्रिलर जैसे आंखें में था, परेशान का जो कैरेक्टर था, वैसा मुझे लगता है कि इस टाइप की फिल्मों में ह्यूमर हो ना, तो लोगों को बहुत मजा आता है। बहुत सही कहा आपने। तो उसी अंदाज में लिख, बट ये आइडिया एकदम यूनिक है,
जैसे आंखें एक यूनिक आइडिया था, ये भी बड़ा यूनिक आइडिया है। तो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। अब देखते हैं जनता के दरबार में। आप जब शूट करते हो शिफाली मैम के साथ, तो अगर कुछ वो सीन सही नहीं आता, आप बीवी को डांट सकते हो अपनी कि नहीं? घर तो वापस आना होता है ना सेम। नहीं देखो, सेट पे तो क्या होता है ना कि आपके बीच में एक अग्रीमेंट हो चुका है कि सेट पे मैं गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकता हूँ, आपको भी डरने की एक्टिंग करनी है, फिर गाड़ी में बैठते बदल जाओ। ये बहुत सही गाड़ी में बैठ जाओ, फिर सब अलग। ये अपना ये भी सही इसी है। तू करेंगे। ऐसा कि ये झाड़ देती है सबके सामने। अरे मैं कभी बोलता मैं तो हूँ इनके सामने गाड़ी में तो ठीक ही है ना। अरे झाड़ देती है तो क्या हुआ? नहीं, बट ये बहुत सही है कि एटलीस्ट वो हाँ यार। वहां पे तो रहनी चाहिए बात। बट आई थिंक एक अच्छी बात ये भी है कि वो थिएटर का एक डिसिप्लिन होता है ना, तो वो भी शी डजंट माइंड इट। पर मैं कभी डांटता वैसे ही नहीं डांटता हूँ, पर क्या होता है, आप किसी और एक्टर को थोड़ा अगर आपका टोन बदल जाए तो उतना बुरा नहीं लगता। बीवी को छोटी सी बात भी, मेरे को अभी पता नहीं क्यों गुस्सा आने लग गया है। हाँ, मैंने डांटा भी नहीं है, लेकिन देखो ये होता है। नहीं वो जरूरी थोड़ी है डांटना। नहीं पर मैं, मुझे पता होता सर कि जब मैं ये काम करता ना, तो मैं पूछो कैसे करती हूँ, अच्छे से समझती हूँ काम। घर आके चाहे फिर हो जाए हाँ, ऐसी वही। तैसी। क्योंकि ये बात सही है ना, राइटर के साथ बीवियां को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो एक्चुअली एक तो अपने दुनिया में रहेंगे। जब उनको अभी जैसे मेरा कैसा होता है कि अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, भारती 2 मिनट रुक जा, बात आई है कोई, उसको टाइप जरूर कर लूंगा, लिख जरूर लूंगा। हो सकता है वो बकवास बात हो, लेकिन लिख जरूर लूंगा, क्योंकि फिर अगर भूल गए तो फिर ऐसा होता है, अरे यार हो सकता है वो कोई बड़ी बात हो। आपका ऐसा होता है कि आप बात करते करते या कभी ऐसे जोन में चले गए? नहीं, कभी नहीं। अच्छा मेरा एक बहुत क्लियर है कि जब मैंने दुकान बंद की और मैं घर गया, हाँ। उसके बाद मैं उसके बारे में नहीं सोचता। फिर अगले दिन सुबह या अकेला हो जाऊं, हाँ। सब हो गए, रात को अब लेट गए बेड में, और फिर आपके दिमाग में कोई थॉट आया, वो बात अलग है। बट वंस यू आर एट होम, देन यू हैव टू ऑल्सो सेपरेट। आपको थोड़ा बाइफरकेशन करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छा, बात कई बार ये भी होता है कि व्हेन यू गो अवे फ्रॉम द थिंग दैट यू आर राइटिंग, फिर अगले दिन ना आपको कुछ अच्छे और नए ख्याल भी आते हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है। बहुत सही कहा। तो दूर जाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, और उसके लिए अक्सर हम फिर रात को कुछ लगा के टीवी पे बैठ जाओ, कुछ देखो, और थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन रखो, थोड़ा डाइवर्जन कोशिश करो, देन यू आर फाइन। क्योंकि सर आपने ना बहुत मतलब अगर मैं ड्रीम करूं कि करियर कैसा हो, तो आपको देखकर लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अरे थैंक यू। पता क्योंकि सबसे अच्छी बात, एक तो अच्छी फिल्में की, कहीं ज्यादा शोशाबाजी नहीं की, कोई पीआर नहीं, कोई दुनिया में ऐसा नहीं वो देखो। आप मस्त दुनिया देख सकते हो, आप लोखंडवाला में आराम से घूम सकते हो, किसी को नहीं पता कि आदमी इतना बड़ा है। ये आदमी आम आदमी को देख के कैरेक्टर ग्रास कर सकता है। लोगों को पता है कि ये वो आदमी है, बड़े आदमी को पता है। नहीं वैसा नहीं है, लेकिन मैंने ये एक मेरा डेलिबरेट कोशिश भी रही थी कि मैं ज्यादा लोगों को, मैं अक्सर ऑफिस से घर पैदल जाता हूँ अभी भी। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी रास्ते थोड़े कभी खुदे हुए होते हैं या ट्रैफिक का नॉइज बहुत होता है तो अवॉइड करता हूँ, अदरवाइज जनरली मैं पैदल घूमना पसंद करता हूँ। आपको आपकी एक रियलिटी के अलावा इस देश में बहुत सारी रियलिटीज हैं, उनमें से कुछ रियलिटीज अगर आप देखते हैं तो इट ओपन्स योर माइंड कि एक आप जैसे चल के जा रहे हैं, अभी मेरे ऑफिस मेरा वीरा देसाई रोड पे, घर भी वहीं है, तो आप वहाँ से चल के जाएंगे तो कुछ स्टूडियो आता है, एक एम्पायर स्टूडियो, फिर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर कुछ रेस्टोरेंट्स आएंगे, वो चाइनीज कॉर्नर आएगा, करते करते तो आप 3-4 अलग डेमोग्राफिक्स से होते हुए गुजरते हैं 1 किलोमीटर में घर पहुंचने से पहले। और फिर जैसे ही हम अपने वो सिग्नल से लेफ्ट लेके अंदर की ओर आते हैं तो सब बड़ी सोसाइटियाँ, यंगस्टर्स, सडनली इवनिंग वॉक पे निकले हुए लोग, एडुकेटेड लोग, तो एक अलग डेमोग्राफिक होता है। तो मुझे वो डेमोग्राफिक में लोग क्या पहन रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे भी ऑब्जर्व करने में इतना मजा आता है ना सर। अपने घर के बाहर वो मोन्जनीस केक वाला है, फिर उसके आगे वो स्टॉल नहीं लगते जहाँ पे हर ऑटो दादा ये वो पराठे थाली वाली लगती है। मैं तो पूरा ऐसे ही उसकी बाइट रूम में गई, मैं पूरा देख के वो बना रहा है पूरा, मेरे को बहुत मजा आता है कि उसको कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ,
वैसे कर रहा, मतलब मैं बहुत, मेरे को वो मजा आता है Observation. देखने का, सच तो में। वो जो फन है वो मुझे मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहिए था। तो मैंने बहुत कोशिश भी की कि मैं कहीं मीडिया में ज्यादा ना आऊं। हाँ, है ना, बिकॉज कॉन्शियस डिसीजन ही होगा, बिकॉज अनकॉन्शियसली आदमी को लगता है कि यार अरे स्टेज पे आ गए हैं, अरे यार दो इंटरव्यू आ जाए, ये आ जाए। अभी इधर भी आप सालों बाद, मतलब नहीं, वो तो भारती ने इनवाइट ही अभी किया। लेकिन मेरा एक नसीब भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप मुझे टीवी पे जो लोग देखते हैं वो जब मुझे ऐसे देखते हैं तो वो मुझे पहचान नहीं पाते हैं? वो बड़ा अच्छा है। फोटो देखते हैं और ऐसे मिलते हैं तो नहीं पहचानते। हैं? हाँ, बड़ा अच्छा है मेरा, बहुत लकी हूँ। फोटो फेस नहीं, अलग मेरे है, को भी लाइव तो अलग सर है। इसने आपको दिखाया था, आप दूर से कहीं थे तो इसने बोला वो देख विपुल सर, तो मैं तो अपने ऑप्टिमिस्टिक वाले देखने लग गई। अच्छा, हमारे नहीं, लाइफ में एक हाँ। विपुल सर है जो हमारे मालिक रहे हैं प्रीवियस, तो हमारे लिए विपुल सर बोलो ना तो वही विपुल होता है। विपुल ए शाह, उन्होंने विपुल डी शाह इसलिए आपके बाद ही लगाया होगा ना। क्योंकि क्या होता था, विपुल और मैं दोनों दोस्त हैं, तो विपुल को फोन जाते थे मेरी फिल्म के रिलीज के बाद, तो हम लोग हंसते थे और विपुल बोलता था मैं तो बिंदास बात करता हूँ। वो ऐसे ही है। हाँ, वो कह रहे आपकी फिल्म हिट होगी, इनको बोलते हैं कॉमेडी सर का टीवी में हिट हो गया। तो वो बिंदास खुल के बोलता था। फिर उसे लगने लगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देन ही इंट्रोड्यूस डी इन हिज नेम। मैं पहली फिल्म से मैं विपुल अमृतलाल शाही हूँ, तो उन्होंने फिर डी किया, पर अभी भी लोगों को नहीं फर्क पड़ता। बहुत अभी मुझे confusion है। 2 दिन पहले किसी का फोन आया, अरे सर आपकी डिप्लोमेट का ट्रेलर देखा, बहुत बढ़िया है। मैं कहा मैं विपुल को जरूर मैसेज दे दूंगा कि आपने देखा है और आपको पसंद आया है ये क्या है। मैं कहा वो अलग विपुल है, मैं अलग हूँ। तो ये चलते रहता है, सालों से चल रहा है। हाँ। बट आई एम सो हैप्पी कि ही इज ऑल्सो डूइंग वेल। हम दोनों टीवी के दोस्त हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, वो भी जीनियस आदमी है ना सर, जबरदस्त है ना? बहुत। मतलब मतलब हम क्या क्या अचीव किया अपने करियर। सर मैं आज भी देखती हूँ स्टोरी टेलर, मतलब जो मतलब सुनाते हैं ना, आप हटोगे नहीं उनसे ना, तो फिर भारती तुम्हारा कुछ ऐसा सोचा कि तुम वहां से आओ। वो उनका ना, मेरे को एक ही चीज विपुल सर में है जो मुझे किसी और इंसान में नहीं दिखी, कन्विक्शन सर। वो कन्विंस्ड है, आप नहीं हो, ये नहीं है, ये नहीं है, वो है, और फिर वो कन्विक्शन दिखती है काम में, और आज तक उनके हर काम में ना वो कन्विक्शन। नहीं वो बेच आते हैं शो, वो बेच आते हैं, वो बोलते मैं जा रहा हूँ ये शो का कर रहे और वापस आते बोलते कर रहे हैं हम शो, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप में। नहीं, he is done very well for himself, so it's great, amazing। सर आपने टीवी कभी प्रोड्यूस नहीं किया या आपने इनिशियली? मैं वो इंसान हूँ जिसने इस देश में डेली सोप की आग लगाई। क्या बात कर रहे हो सर? भारत का पहला डेली सोप ऑन प्राइम टाइम जो था वो मेरा शो था, कॉल्ड एक महल हो सपनों का। एक महल हो सपनों का। सपना ना वावेतर। यस, गुजराती में, मैं वो 2 गुजराती में लैंग्वेज देखा। में बनता था। भारती बनो, क्या बात है। तो वो पहला शो था, और वो पहला शो था जो 1000 एपिसोड भी चला, और वो 2 लैंग्वेज में बनता था। एक महल हो सपनों का हिंदी में और सपना ना वावेतर करके गुजराती में। तो बाइलिंगुअल था और वो बहुत ही हिस्टोरिक हिट था। मतलब मेरे को अभी तक उसका वो टाइटल या एक से आप सोचो, आता था तो अरे शुरू हो गया एक महल इस हो बात को सब। 25 साल हो गए होंगे। 25 साल हो गए। 25 साल पहले आज भी वो गाना याद है। वो भी आतिश और मैंने मिलके किया था शो। और गुजरात में तो ऐसा हो गया था कि लोगों ने अपना लंच टाइम, मतलब दुकान बंद करके जाते थे कि एक महल देखेंगे, खाना खाएंगे, फिर दुकान खोलेंगे। तो इट वाज अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी एट दैट टाइम। उसमें पहली बार अपरा मेहता जी को हमने इतनी बालियों में देखा था, डालते थे ना वो यहाँ पे, तब देखा था। मेरे को देखो छोटी छोटी चीजें होती है जो याद रहती हैं। और वहां से डेली सोप हिट हुए थे, सही कहा आपने। और फिर ऑफ कोर्स फिर कहानी, क्योंकि सर ये सोनी पे आता था ना? सोनी देखा पे। मुझे अभी भी याद है। सर आप गुजराती और हिंदी कैसे एक ही साथ शूट करते थे? हाँ, कि अभी हिंदी सीन हो गया, अभी गुजराती एक सीन शॉट हुआ हिंदी में, अब वही शॉट गुजराती में, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो आप डब क्यों नहीं करते थे? क्योंकि डब में ओरिजिनल का फ्लेवर नहीं आता इसलिए। और गुजराती जो हमारे सारे थिएटर के लेजेंडरी आर्टिस्ट उस शो में थे, सब, ईच एंड एवरी, मतलब कोई ऐसा बड़ा आर्टिस्ट नहीं था। फिर सुप्रिया पाठक भी थी जो टीवी थिएटर नहीं करती थी बट शो में थी। तो और वो सब गुजराती थे। तो वो एक जो मदर टंग का जो एक चार्म होता है ना, वो हम चाहते थे कि शो में कभी खराब ना हो। मतलब आप सारे गुजराती आर्टिस्टों को ले रहे हो, आप भी खुद गुजराती हो, सही बात है। फिर डब और फिर आप बोल रहे हो कि मैं आपसे डब कराऊंगा, तो वो तो बहुत ही मतलब इंसल्टिंग हो जाता।
So, but everybody cooperated so well, and it was, एंड इट्स लाइक मतलब आप वो डिफिकल्ट भी बहुत है, बट वो टाइम पे आपने पुल ऑफ कर लिया। हाँ, क्या वो बात है मैन। बहुत अमेजिंग। वो देखो क्या था, हमें पता ही नहीं था डेली सोप बनते कैसे ना, हमें तो देश में कोई स्ट्रक्चर तो था नहीं। आज कोई जो reference नहीं, स्ट्रक्चर है, बहुत सही हाँ, आज जो स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर था नहीं। तो हमारा दिन 21-22 घंटे का दिन होता था फॉर 6 years नॉन स्टॉप। मतलब मैं, एक किस्सा मुझे याद है कि मैंने गाड़ी ली और गाड़ी खुद ही चला के आना, यंग आदमी गाड़ी खुद चलाऊंगा ये वो। मैं इतने थके हुए होते थे कि मैं एक दिन गाड़ी चलाते चलाते स्टीयरिंग पे सो गया और गाड़ी ठोक दी। तो देन आई रियलाइज कि अब मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये जो 22 घंटे जो रोज़ काम कर रहा हूँ ये हो नहीं पाएगा इस तरीके से। तो वो जो गाड़ी का ट्रैवल टाइम था, दैट वाज द बेस्ट स्लीपिंग आवर्स फॉर अस। तो हम सब बहुत अजीब से पागलों की तरह काम करते थे। बट तभी ऐसा था कि जिंदगी में इतनी बड़ी सक्सेस किसको मिलती है, तो आप उस सक्सेस को कभी खोना भी नहीं चाहते, तो आप लगे हुए हैं, डे नाइट कर रहे हैं। वो एक अलग पागलपन था। बट देन 6-7 साल करने के बाद हम थोड़े रियलाइज भी हुआ कि बहुत ज़्यादा ही कर लिया। बट इट वॉज ग्रेट, आई मीन अमेजिंग सर। याद आ गया सर, है ना? और ये घर का लोगो होता था, घर होता था और पेड़ होते थे एक में। और बड़ी बात ये है कि आज भी शोज उसी पैलेट पर बन रहे हैं और आपने विदाउट एनी रेफरेंस वो पैलेट बनाया। हमने एक चीज जो की थी, जो आज भी मैंने कभी जिंदगी में नहीं की, कि हमने अपनी घर की बहुओं को इतना बुरा कभी नहीं दिखाया, या घर की कुछ औरतों को। आप पूरा शो देख लीजिए, 1000 एपिसोड में देयर इज नॉट अ सिंगल कैरेक्टर विच इज सो इविल। सही बोल रहे हो। तो वो एक हमारी एक कमिटमेंट थी आतिश की और मेरी, कि हम कभी भी उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। वाओ, वी विल नॉट। और अभी सीरियल लगाओ सर, बहू ही मेन कातिल हो गई। हाँ, मतलब ससुर की, हाँ ऐसे बनाया होता है। एक ठहराव जो था ना वो सीरियल में बहुत कमाल का ठहराव। हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, मैं और आतिश एक दिन पार्ला ईस्ट में रिक्शा में ट्रैवल कर रहे थे। तो मैं और आतिश बात कर रहे हैं, मैं कहा सारा पार्ला ईस्ट में क्या बंगले थे छोटे छोटे, सब टूट रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज टूट रहे हैं, जॉइंट फैमिली में से अब सब न्यूक्लियर फैमिली पे जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इस पे तो काम करना चाहिए। बस यहाँ से हमारा एक महलो शुरू हुआ। फिर आतिश क्योंकि खुद जॉइंट फैमिली में रहे हुए हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर तो उनके फैमिली में से ही उठा के हमने चिपका दिए। फिर यहाँ वहाँ से कैरेक्टर्स पकड़े, फिर वो पूरा एक कैरेक्टर का पैलेट बना, फिर बनता चला गया। हमने कभी प्लान नहीं किया था। क्या बात है यार सर, बहुत कमाल की जर्नी है यार आपने। और एक यहाँ पर दिखता है कि क्राफ्ट को ही प्यार करना इज सफिशिएंट। अगर आपको लाइफ में और हमारे इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो क्राफ्ट को प्यार करो, बाकी सब सेट हो जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं वो मैनेज हो ही जाता है। बट आई थिंक मुझे लगता है वो पूरी दुनिया का यही असूल है ना, आप अपने काम से प्यार करो और ईमानदारी से करते चले जाओ। कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कभी आप ऊपर जाओगे, कब नीचे जाओगे। अगर आपकी ईमानदारी बराबर बनी हुई है ना, तो मुझे लगता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं। यस, लोग उसे और मुझे ये लगता है सर ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो रिलेशन हो, घर हो, काम हो। और मैं आपने ये रिलेशन में इनकी और क्यों हाथ इसको ये कर दिया ना पता नहीं मैंने, क्यों डांटती रहती है क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं पूछता स्क्रिप्ट का। आप पूछते कितने अच्छे पति हो। मैं आपको पता है जैसे आप अपनी वाइफ से कैसे डिस्कस करते हो, मैं इससे डिस्कस करता हूँ, तो मेरे को नहीं पता चलता सर। मैं ना मैं बिजनेस बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि आगे का रोड मैप क्या है। भारती हम ये करेंगे, यहाँ से ये करेंगे, ये इतने चैनल्स खोलेंगे, इतना कंटेंट आएगा। मैंने नहीं पता, तू मेरे को बोलते कल शूटिंग में आ जाऊंगी। मेरे को, मैं ना पता नहीं क्यों सर, मैं मेथड बैक स्टेज वाली नहीं हूँ मैं। मेरे को चीजें शायद स्टैंड अप कर करके मेरे को ना बातें ही ना आधे घंटे पहले आती है। जब मैं रेडी हो गई ना, माइक लग गया, तब मेरा ऐसा दिमाग चलता है ना सर, ढोल बज रहे, लोग नाच रहे, लेकिन मेरे को पता है कि 15 मिनट बाद मुझे क्या करना है। मैं भी नाच रही हूँ, लेकिन मेरे पता नहीं, उससे पहले 15 दिन आप मेरे से कहोगे कि वर्कशॉप कर, मैं इतनी नल्ली दिखूंगी आपको, सब नहीं, लेकिन आधे घंटे पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आता सर ये क्या एनर्जी है। ये थिएटर का अगर आपका एक सिस्टम बन गया है कि वो
जैसे ही फर्स्ट बेल होता है थिएटर में हाँ और आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म yes, होना yes. शुरू होता है और वो थर्ड बेल होते होते आप अपने अंदर चले जाते हो, वो अगर आपके सिस्टम में पूरी तरह घुस चुका है तो फिर वो वही रहेगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है सही वो बोले, उसमें सेट हो चुका है थिएटर सर मेरा ये और उसके अंदर थिएटर का, की हाँ। एक झलक है सही बोले, करेक्ट। कि आप भी उसी तरीके से करते हैं, वन टेक करते हैं। चलो बीच में कभी कट्स कर भी लेते होंगे बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज इन वन फ्लो। यस यस, क्योंकि ये रियलिटी शो ना वन टेक ही होते हैं और हमसे यही उम्मीद करते हैं। कृष्णा भारती सुदेश, अच्छा ये तुम लोग का 6 पेज है तो वन टेक ही करेंगे ना, हाँ तो एक उनको वन टेक भी बोला होता है। और अब मेरे को भी होता है कि मैं ना सर चीज़ें, मेरे को होता है कि मैं, आप मुझे स्क्रिप्ट दे दोगे ना, मैं कम समझ आएगी, लेकिन आप कहोगे ना कि इधर देख और मैं बोलता हूँ तो मुझे तुरंत समझ आ जाएगी। पता नहीं क्यों, ये मुझे लगता है शायद मेरे नेगेटिव पॉइंट है, इसीलिए कोई बड़े बड़े लोग आते हैं ना, मैं उनसे पूछती हूँ सर ये ऐसा खराब नहीं चीजें नहीं, तो ये नहीं है ना, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, ये बहुत सॉलिड को अच्छी मुंह बात से है। सुन के चीज ज्यादा समझ आती हाँ, है। बिकॉज आपको इफ यू बिलीव इन दैट लाइव इंटरेक्शन फॉर यू टू गेट अंडरस्टैंड कि अच्छा तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगी, वो रिपार्टी के बिना कैसे होगा, वो होता नहीं। अक्सर हम जो वर्कशॉप भी करते हैं वो क्यों इसीलिए करते हैं कि सब अपना अपना पार्ट पढ़ेंगे तो सबको Yes, समझ yes, आएगा कि हाँ। अगला क्या करने वाला है और मैं उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करूंगा या मैं कैसे काउंटर करूंगा या करूंगी, वो जो है वो अपने आप वर्कशॉप से। तो वो अगर आपका सिस्टम बना हुआ है तो वो बेहतरीन है, उसे कुछ चेंज। मेरे को तो बड़ा डर लगता है सर, हमने अभी शो भी किया, ये पहले ना एंटर करेंगे ये वो, मैं तो अपना मटर छिलने में लगी थी। मेरे को होता कि तुम बोलो क्या करना है, कि मेरे को ये चीजें पता बैकस्टेज हो। रोती है, बैकस्टेज लिटरली शी क्राइज, और ये वो मैं देख के भल जाता हूँ। मैं कहा भाई ये रो रही है तो मुझे तो भागी जाना पता चाहिए। नहीं सर, मेरा ना बैक स्टेज मुझे टचअप आता है ना, मेरे को होता है मेरे को कुछ टच भी ना करो, मेरे को अपने में रहने दो। मैम पानी पियेंगे आप, उसी वक्त वो बोतल मरोड़ते ना, पानी पियेंगे, मेरे को होता कुछ नहीं। और जब हम शो करने जा रहे थे ये पूरा ऐसे और लोग चिल्ला रहे और मैं पूरी ऐसे कांप रही, मेरे आंसू निकल रहे। इसने बोला ये और डर गया, बता क्या हुआ, नहीं करे? अरे मैं कहा नहीं नहीं नहीं, बस वो कुछ सेकंड की बात है सर, फिर जाके मुझे किसी का बाप नहीं दिखता सामने। हाँ, बस वैसा मेरे ही। को बस सिर्फ तालियां और वो तालियां वो, ये मैंने मेरे को लगता है मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को स्टेज पे जाके ना सर सच में मेरे को ये भी नहीं दिखता कभी कभी। और मैंने इसको कितनी बार बोला है कि जब हम स्टेज पे होते हैं तो दोनों आर्टिस्ट हैं, पति पत्नी नहीं, हाँ, घर में वो आके तो। ये वो, और दोनों हमारा हिट 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 होता ही है। बट नहीं, जो but वैसा ही पहले होना के सर वो जो 10 सेकंड है ना, बट वो नर्वस एनर्जी होनी भी चाहिए, मुझे लगता है वो। रोना निकल जाए सर, ये तो ज्यादा ही मेरा हाँ, हो बट गया। अभी देखिए अगर 17 साल के बाद भी अगर वो एनर्जी है तो वो तो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, उसे तो रिटेन करना चाहिए, उसे जाने नहीं देना चाहिए, सही कहा, बहुत उसे सही। पकड़ के रखिए। मैं ना अकेले ही रोती हूँ, पर इस बार इसने भी देख लिया मुझे और इसकी हालत खराब हो गई। ये क्या हुआ? नहीं बट वो बहुत, सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये इस एनर्जी को रिटेन करना चाहिए। बिकॉज इतने साल बाद आप या तो अपने दिमाग को बोल देते हो कि आर यू मैड, तू क्यों डर रही है, तुझे तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो एनर्जी है तो बहुत अच्छी और बात जब मुझे पता भी है कि मुझे क्या करना है, मुझे जाके ऐसा ही कप रखना है, मैं उसी में भी डरी जा रही हूँ। जब मैंने 150 बार कर लिया ये चीज, फिर भी मुझे उतना ही डर नहीं, लगता है सर। वो अच्छी बात है, उसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं। मैंने कई बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखा है कि वो हाथ यूं यूं कांप रहे होते हैं और कर्टन खुलते ही वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और वो फिर एक अलग। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। डॉक्टर श्रीराम लागू थे, बहुत बड़े एक्टर थे और मैंने काम भी काफ़ी किया उनके साथ और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। उनकी याददाश्त चली गई, एमनीजिया हो गया और वो घर पे बैठते थे, काम नहीं करते थे। और फिर उनका एक प्ले उन्होंने किया था, सोक्रेटिस पे एक प्ले था, उसका एक शो था, NCPA टाटा। और मुझे पता था कि डॉक्टर साहब की याददाश्त ठीक नहीं है, तो मैं कहा ये, और मुझे ये भी पता था कि उस प्ले में उनका एक 35 मिनट का मोनोलॉग है। तो मैंने कहा शेफाली से कि हमें ये शो किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, हम जा रहे हैं, कुछ भी काम हो छोड़ के हम जाएंगे। हम गए और मैं बैक स्टेज में गया और डॉक्टर लागू और मैं एक दूसरे को 15 साल से जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? तो हाँ, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब विपुल, अरे कसा है गाड़वा, काय करतो है? बस प्ले बघायला आलो। अरे बग। अब मैं अंदर गया, मैं कहा यार ये तो पहचानते भी नहीं है लोगों को, ये 35 मिनट का डायलॉग
कैसे होगा। खैर प्ले चालू हुआ और उनका वो पार्ट आया और वो 35 मिनट का मोनोलॉग विदाउट अ स्मॉलेस्ट ऑफ फंबल खट करके पानी की तरह निकल गया और पूरा एनसीपीए खड़ा होके 3-4-5 मिनट तक तालियां मारता रहा। हम लोग तो, मैं तो स्टन था। प्ले खत्म हुआ, मैं फिर मिलने गया उनको बैक स्टेज में, वो फिर मुझे नहीं पहचाने और मैंने कहा सर विपुल, अरे कुछ इकड़े का है, अरे सर प्ले बघायला आलेलो। फिर मैंने उनको जो भी प्ले के बारे में कहना कहा और वो निकल गए अपनी गाड़ी लेके पुणे। आप सोचिए कि जो इंसान प्ले के पहले और प्ले के बाद मुझे याद भी नहीं रख पा रहा है, वो 35 मिनट का मोनोलॉग बिना एक से एक छोटी सी भी गलती नहीं, पानी की तरह। तो ये जो थिएटर का जो एक पावर है ना, वो कमाल है। और अगर आज भी आपके अंदर वो नर्वस एनर्जी इतनी है तो आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि कभी जाए ना। क्या बात, ऐसे ही रहो। क्या बात है यार। ये आपने इतनी अच्छी बात बोली सर, मुझे लग रहा है वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इसको कंट्रोल करना सीखो, कुछ मत करो। डर आपसे जीत रहा है। वो डर नहीं है। नहीं, बट सर ने जो बात बोली है ना, ये डर नहीं है, ये आपको 17 साल के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी साबिती है। 35 मिनट का मोनोलॉग, क्या बात है सर। किसी फंबल, कुछ नहीं, पानी की तरह। और आप, और जो प्ले से पहले आपको जान नहीं रहे, बाद में नहीं जान रहे, उनको वो याद है। वो याद है। मतलब हम जिसे कहते हैं ना कि जैसे आर्टिस्ट स्टेज पे एंटर करता है तो कुछ अंदर प्रवेश होता है, तो वो प्रवेश मैंने ऐसे साक्षात्कार किया कि ये ऐसे होता है। बहुत ही अमेजिंग था। क्या बात है वाह यार। मैन, क्या बात है सर। हमारा तो सफल हो गया पॉडकास्ट, कसम से। हमने ये पॉडकास्ट इसीलिए शुरू किए थे कि हम ना लोगों से उनकी जर्नी जाने और अपने जीवन में जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर पाए अपनी जिंदगी में वो करे और लाइफ में कुछ सीखे करें। और आज जेन्युइनली बहुत मेरे कुछ को तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और लास्ट में जो ये बताया ना सर आपने, श्री राम लागू जी वाला, वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे सच में, और मुझे ये लगा कि मेरी वीकनेस नहीं है ये मेरी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, है ना, ये स्टार्ट है एक, ये जो ये डरना नहीं, गेयर है फर्स्ट। थैंक यू सो मच सर। और पहले तो आप मेरे एक ही बार बुलाने पे आ गए और मैंने हर्ष को ऊपर जाके बोला, मैं क्या मैंने उनसे हाँ करवा ली। नहीं, हाँ करवाने की कोई बात ही नहीं थी। आई वुड हैव एनीवे। थैंक यू सो मच सर। आप सच में यार, मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे आप, और इसको भी मैं बताती हूँ कि जैसे सर ने कि मैं काम करके आता हूँ, घर मतलब घर, तो वो घर, वरना पता ये कैसा है सर, कुछ अभी मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं आटा थोड़ी घूमती रहूंगी। इसने कोई वेब सीरीज लगाई तो बच्चे ने पाहा किया, तो इसने पता क्या बोलता है, आधा घंटा इसको लेके ना उधर चली जा, मुझे देखने दे। सर वो थॉट नहीं आते ना, फिर वो तो बबल है। इसका भी जवाब दो सर, में ये सही होता है? नहीं, वो आपको थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज करना, बट हाँ, क्योंकि आप सोचो कि अगर ये आपके साथ ऐसा करने लगे तो आप कैसे जियोगे। थैंक यू सर। आप क्या खाओगे बताओ, शाम को क्या बना के भेजूं मैं ऊपर? क्या 15 मिनट के लिए दे दूंगा टाइम। नहीं, वो अगर आपको इग्नोर करना शुरू कर दे तो आप कैसे रहोगे? नहीं, बात तो सही है। फिर आपको लगेगा कि यार कोई दारू की बोतल खोलो यार, अब तो। नहीं, वो तो अरे ये तो बात आपने वाह शाम को। नहीं, वो होना भी चाहिए, बट उसका कुछ लोग होते हैं ना दारू पी के खुश हो जाते हैं। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो दारू पी के बहुत पकाते हैं। हाँ, और कुछ बुरे लग जाते हैं, और कुछ झगड़ा करते हैं, और कुछ इमोशनल हो जाते हैं। करेक्ट। तो अगर तो पीने के बाद खुशी हो रही है तब तो खुशी है। हम लोग बोलते बहुत है ना पी के। हम तो बहुत खुश हैं। मेरे को तो बहुत सारे बेवड़े बनाए हुए हैं सर अपनी टीम में सब। हम पानी पूछते नहीं, हम बोलते अल्ट्रा अल्ट्रा। On that note, sir, thank you so much once again for coming, and thank you so much for entertaining us. And सबसे बड़ा थैंक यू सपना ना वावेतर के लिए, because सपना ना वावेतर एक ऐसी गुजराती सीरियल है, हिंदी भी है, बट मैं सिर्फ गुजराती देखता था और मेरी मेरे नानी दादी हर लोग ये देखते थे। पर हमने हिंदी वाला देखा, एक महल हो सपनों का। क्या बात है यार, ये है इम्पैक्ट सर, ये है इम्पैक्ट। आज से 25 साल बाद भी वो बीट्स याद है। मेरे बहुत ही प्रिय मित्र थे नीरज वोरा और उत्तंग वोरा, उनके भाई। ये गाना उन्होंने बनाया था। है यार, नीरज वोरा क्या ग्रेट भारतीय, वो ग्रेट म्यूजिशियन थे।
और उत्तंग बहुत कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेरे वक्त का बैकग्राउंड भी उत्तंग ने किया है, अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ वक्त उत्तंग ने किया है। और बहुत बहुत टैलेंटेड और बहुत ही गुणी आदमी है। और नीरज तो खैर मतलब मैंने उनके डायरेक्शन में प्लेस किए थे एज एन एक्टर, यार बहुत कमाल आदमी है। बहुत ही कमाल सर के। आपने भी एक्टिंग की हुई है? हाँ, तभी तो रियलाइज हुआ कि ये नहीं करना है। और आपकी लव मैरिज है सर? जी जी, तो शिफाली मैम भी गुजराती हैं? हाँ वो गुजराती थिएटर से ही है। फिर ठीक है। पर बड़ी सुंदर बीवी है सर आपकी, ऐसे कैसे? ऐसे मतलब- कैसे? मैं एक जमाने में मैं भी ठीक ठाक ही था, अब थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, पर तब ठीक ठाक था। पर आप प्रपोज किसने किया था, मैम ने कि आपने? मैंने क्या बात है, गुजराती आदमी पहले ही। तो लड़की फिर मना नहीं कर पाई? मौका नहीं दिया, मतलब तो सेट ऐसे किया ना कि वो ना करने का चांस ही खत्म हो। क्या बात है, लेकिन क्या वो बात पूरा है। बदला ले रही है, स्क्रिप्टें मना कर देती हैं, हाँ। है ना कि ये नहीं करूंगी। कमाल की एक्ट्रेस है मैम, आपका भी वेट कर रहे हैं हम। और मैम के साथ आतिश भी। सर हाँ, तमारो तो हूँ बद्दू वेट करे छू, ठीक है, बहुत वेट करूँ छू। और आपके साथ तो काम किया है, और आप पे अभी पीछे जी फोन पे बात भी हुई थी, लेकिन सर ने इतनी बातें की आपकी, तो आपको बुलाना तो बनता है। लेकिन थैंक यू सो मच विपुल सर, प्लेजर। आप आए यार, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना। नहीं बहुत बहुत सीखा सर। अरे नहीं बहुत प्लेजर। सर मुझे ये पूछना लास्ट में, अभी क्या है 2025 में? ये अभी एक फिल्म जो बन रही है हिसाब, हाँ। उसके अलावा एक फिल्म हम शुरू करेंगे मिड ऑफ द ईयर। वो भी एक बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट है। मैंने अब एक डिसीजन लिया है कि 25 साल हो रहे हैं मेरे को इस साल फिल्म इंडस्ट्री में, तो अब तक जो हुआ वो गंगा में बहाओ, और अब से जो बनेगा वो पहली फिल्म की तरह ट्रीट करो। एक नई जर्नी पे जाना है, नई शुरुआत, और बिल्कुल नए जॉनर्स और नई कहानियाँ। अब ये एक रिजॉल्व हमने लिया है, तो अब उसकी लड़ाई चल रही है कि आज की ऑडियंस के लिए आप क्या आज भी ऐसी स्क्रिप्टें क्रैक करेंगे जो कनेक्ट होंगी, कैसे कनेक्ट होंगी, थोड़ा री इन्वेंशन करो। तो वो एक प्रोसेस है। तो मतलब अब जो करूँगा वो बिल्कुल नया और अलग करने की कोशिश करूँ। सर घर में भी आप अपने बच्चों से पूछते हो कि उनको कैसा सिनेमा पसंद है? क्योंकि हमारे सब अभी जो बच्चे सब उनके बेटे एकदम हीरो, एक हीरो। नहीं, वो दोनों एक तो स्पोर्ट्समैन थे, और दोनों को बहुत बुरी इंजरीज हुई तो स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा। बट मैं कभी उनके साथ सिनेमा नहीं डिस्कस करता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो क्या होता है ना कि जब आपके बेटे जवान होते हैं तो उनके पास आपके लिए वक्त नहीं होता। तो जवान है बच्चे, छोटे छोटे नहीं? अरे नहीं जवान है, हीरो बोल रहा हूँ भाई। 22 साल का मेरा बेटा है, 23 साल का बेटा है, 2 बेटे हैं। तो वो बड़े छोटे छोटे होंगे, नहीं, 9 साल बड़े का हो और गए। 11 साल। नहीं, बड़े हो गए, लेकिन वैसे ही उनकी जिंदगी अपनी होती है, वो आपके साथ वक्त बहुत कम दे पाते हैं। तो वो वक्त फिर फिल्मों की बात करके जाया नहीं करना। उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है। सो उनको ऑनेस्टली अभी आपने पूछा तो मैं सोच रहा था कि एक्चुअली वो क्या देखते हैं, मुझे पता ही नहीं। हाँ। मतलब लिटरली आई हैव नो आइडिया। बट वो भी हिंदी फिल्मों वाले हैं कि नहीं? मुझे वो भी नहीं पता। मैं जिम में 2-3 बार मिला हूं, मेरे को नहीं लगता वो हिंदी फिल्में देखते होंगे। मुझे उनकी जिंदगी की बाकी कोई भी चीज आप पूछेंगी तो मैं बता सकता, एवरी मिनट ऑफ देयर लाइफ। हाँ, वो तो एक्चुअली मैंने ही कहा था कि अब तुम 16 के हो गए बेटा, अब कुछ करके दिखाओ जिंदगी में। एक प्यार, एक रोमांस बहुत जरूरी है। सो आई वाज द वन हु एनकरेज देम। यार ये पहले पापा हैं जो जा बेटा प्यार करके आ। यार वाह। आई थिंक वो जरूरी भी होता है ना। आप और कभी दिल टूटेगा तो और मैच्योर भी हो जाओगे। सही कहा। तो बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, एंड लव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो नहीं हो तो प्रॉब्लम है। सर आपको लगता कि अपने बेटे के लिए फिल्म बनाऊं अभी मैं, ऐसा होता है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है कि किसी एक इंसान के लिए फिल्म नहीं बनानी चाहिए, आपको पूरे देश को सोचना है। हाँ, एक इंसान आपकी किसी कहानी का इंस्पिरेशन हो सकता है कि यार ऐसी फिल्म बनाऊं जो ऐसे कैरेक्टर पे या इनकी जिंदगी से कुछ लेकिन वो होनी चाहिए पूरे देश के लिए। बात सही है यार। वो अदरवाइज आप हमारे इंडस्ट्री का जो एक प्रॉब्लम है ना कि हम
हमारे ही खुद के इंडस्ट्री के लोगों के लिए फिल्म बनाने लगे हैं, इसलिए हमारी इंडस्ट्री थोड़ी लड़खड़ाई हुई है। बट उनको इंटरेस्ट है कि मैं फिल्म करूंगा? उनको नहीं है। क्या स्पोर्ट्स करते थे सर दोनों? वो दोनों सॉकर खेलते थे, वो दोनों स्पेन में ट्रेन करते थे। अच्छा। हाँ, और देवर जस्ट अबाउट टू क्वालिफाई फॉर, एक बेटा मेरा बार्सिलोना FC में सिलेक्ट भी हो गया था, और फिर उसका घुटना टूट गया, फिर यहाँ आया, सर्जरी हुई, फिर डॉक्टर ने बोला बेटा ये हो गया तेरा, अब छोड़ दे। मतलब कोई अपनी गेम को इतना प्यार, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से हूँ, मुझे पता है, मैं राइफल शूटिंग करती थी सर, मैं राइफल शूटिंग, आर्चरी। हाँ, आपने बताया था मुझे। बट मेरे को उसने मान गया सर, वो छोड़ दिया। नहीं, हुआ ये कि जब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ, तो कि एक का पूरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया था और एक घुटने में चोट आई थी, तो फिर मैंने कहा मैं आता हूँ, और मैं गया स्पेन। मैं 3 दिन उनको सब छुट्टी वुट्टी लेके, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये बात खुद से नहीं निकालूंगा, उनके जब दिल में आएगा तो वो बात करेंगे। और फिर पहले दिन कुछ नहीं, हमने बड़ा मस्ती की, पिक्चर देखने गए, ये किया, खाया पिया, फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया, फिर तीसरा दिन भी आधे से ज़्यादा निकल गया। फिर 4 बजे के आसपास मेरे बड़े बेटे ने मेरे से बात करना शुरू किया अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू। फिर हम लोगों ने रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप 6 घंटे दोनों के इमोशंस पे बात की कि वो क्या करना चाहते हैं। एंड देन वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू, मैंने कहा हम तो साथ में ही हैं, करो जो आपको अच्छा लगता है। क्या बात है यार। तो नहीं, मुझे लगता है कि वो अगर जिंदगी अपने हिसाब से जीने मिल जाए तो फिर तो इतना अगर हम अपने बच्चों के लिए कर पाए तो बहुत सही बात है। वो पेशेंस 2 दिन बाद भी उन्होंने बोल ही दिया। आप डे 1 में आप इम्पेशेंट होके पहले बोल देते तो सही कहा। नहीं, वो मेरा पहले से सिस्टम रहा है। मैं पहले क्या करता था कि जब बहुत छोटे थे ना, 10-12 साल के, 9 साल के, तो मैं उनको सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे ले जाता था कि चलो हम आज ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, कुछ नहीं करना है और तुमको कुछ बताना नहीं, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। सो दे यूज्ड टू लव इट। तो पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे सैटरडे फिर सब उनके अंदर की बातें बाहर आए। क्या बात है सर, बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने भी, क्योंकि हमारा भी बेटा है। हाँ, बहुत अच्छा रहता है जब वो खुद बोलते हैं, फिर वो उनको पता होता है कि अब पूरा खोल देना है, अब कोई बात नहीं। और उनको एक चीज़ और भी पता है कि हमारे घर में एक चीज़ ये है कि कोई भी बात हो, दे कैन शेयर विथ मी, कुछ भी हो, कितना भी बुरा हो, दे कैन टॉक टू मी एंड आई विल नॉट जज देम। वाह। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मेरे बेटों और मतलब हमारे पूरे फैमिली में, चारों शेफाली के साथ भी, और बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो एक यार, और आजकल के बच्चों को तो बहुत जरूरी है कि वो आज क्लैरिटी सर पता चल गया, आप अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो है ही, अच्छे पिता भी हैं। आपसे मतलब मैं कह रहा कि बहुत आज ये चीजें हमने कभी सीधे ही बोलने लग जाते, बेटा बता क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट। और यही दोस्त बनो पहले, है ना। और वो खुद जब बोलते हैं ना तो दिल खुलता है, नहीं तो वो आपके सवाल का एक कट टू कट जवाब दे देंगे, फिर कहेंगे अच्छा अब ये नाश्ते कर रहे हैं या जिस भी जगह पे ले आए हैं वहां पे ये तो जानना ही चाहते हैं, इनको कोई और इंटरेस्ट है नहीं। तो वो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं बंद हो जाते हैं। हम उन्हें खुली छूट दें तो फिर वो अपने आप बात है यार। सर मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में सर आपसे बात होगी पूरी। नहीं यार, ये पॉडकास्ट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने सीखे, फिल्म मेकिंग, टीवी, लाइफ, पेरेंट्स, किड्स, न जाने क्या क्या चीजें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नहीं, बेस्ट पॉडकास्ट था आज का हमारा, और सच में बड़ा मजा आया। मेरे को सुनना और सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं अच्छा बाप कैसे बनना है हर्ष को आज घर जाके साथ बताएगी वापस से। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे भारती टीवी। थैंक यू।